Hello guys, welcome back to our channel Physics for Everyone. Today we are going to discuss another chapter, that is laws of motion. We have discussed kinematics and I have told you that mechanics have two branches, kinematics and dynamics. In kinematics we don't consider about the cause of motion, and in dynamics we study about the cause of motion. तो वो क्या cause of motion है, किसकी वजह से motion हो रही है, तो वो क्या है, force, जिसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं. सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट इट, लॉज ऑफ मोशन. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम एक टर्म डिस्कस करते हैं, इनर्शिया. व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कांट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया. तो इनर्शिया क्या है? एक बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट में चेंज नहीं आने देती. सपोज कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहती है, और जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे वो बॉडी मूव नहीं करेगी. ऐसी कोई बॉडी मूव कर रही है तो उस बॉडी को रोकने के लिए भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा. ऐसी कोई बॉडी सीधी डायरेक्शन में जा रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा. तो जो बॉडी है वो विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स अपनी स्टेट में चेंज नहीं आने देती. वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी. एंड दैट इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी दैट इज नॉन एज इनर्शिया. Inherent property of the body due to which body resists in change in its state of uniform motion or rest along a straight line is known as inertia. जैसे suppose एक टेबल पड़ी है, ठीक है. if we are applying force on if we are not applying any force on table, then that table will remain at rest until we will not apply any force, and it will move if we apply force. तो जो टेबल की प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इट स्टेज इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट इज नॉन एज इनर्शिया. सपोज हमने एक बॉल को पुश किया, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है. अब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी, ठीक है. उसको रोकने के लिए भी हमें फोर्स चाहिएगा. अगर हम दूसरी साइड से जाके उसको पैर से रोकते हैं तब जाके वो रुकेगी, ठीक है. तो उसको रोकने के लिए भी फोर्स चाहिए था. वो मूव कर रही थी तो वो कॉन्टिन्यूसली मूव ही करे जा रही है, तो उसकी इस प्रॉपर्टी को कि वो मोशन में ही रहना चाहती है, इसको क्या बोलते हैं हम? इनर्शिया, ठीक है. अब ऐसे हम नॉर्मली देखते हैं कि हम बॉल थ्रो करते हैं, वो कुछ टाइम बाद जाके रुक जाती है. तो ऐसा नहीं है कि कोई फोर्स उसको रोक नहीं रहा या वो अपने आप ही जाके रुक जा रही है. देयर इज़ अ फोर्स विच स्टॉप्स इट, और वो फोर्स क्या होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो there is always a stopping force and there is always a starting force which will start the body or which will make the body to move, ठीक है. तो इनर्शिया क्या है? विदाउट एनी फोर्स कोई बॉडी जो है अपनी पोजीशन में चेंज नहीं लाने देती, दैट इज नॉन एज इनर्शिया. एंड इनर्शिया इज मेजर द मास ऑफ बॉडी. ये इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि इनर्शिया इज मेजर्स द मास ऑफ बॉडी. जितनी ज़्यादा मासिव बॉडी होगी उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा. सपोज टेबल पे एक बुक पड़ी है, उसको हिलाने के लिए, उसको मूव कराने के लिए हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा. और अगर हम पूरी टेबल की बात करें तो उस पर हमें एज़ कम्पेयर टू बुक ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है. तो यानी कि टेबल का मास ज़्यादा था तो हमें उस पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको मूव कराने के लिए, अदरवाइज़ वो मूव नहीं हो रही है. वो मोशन को रेजिस्ट कर रही है, वो अपनी स्टेट में ही रहना चाहती है, ठीक है. तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा ही बॉडी का इनर्शिया होगा. ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी ग्रेटर विल बी इट्स इनर्शिया और वाइस वर्सा. दिस इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इनर्शिया, ठीक है. सो इनर्शिया आर ऑफ थ्री टाइप्स का इनर्शिया होता है. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. 3 टाइप का इनर्शिया होता है. इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मीनिंग क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है देन इट विल कंटिन्यू टू रिमेन एट इट्स रेस्ट पोजीशन विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स. एंड इफ इट इज इन मोशन इट कंटिन्यूसली ट्राई टू रिमेन्स इन इट्स मूविंग पोजीशन. इट doesn't come to rest by itself. Similarly, inertia of direction
if we move the ball to one direction, then it will continue to move in that direction until and unless we apply a force to change its direction. So that is inertia of direction, that property of the body that it is not allowing any it's not allowing to change its state of rest, motion or direction. that is inertia of rest, motion and डायरेक्शन. जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जांपल हम ये भी ले रहे हैं, व्हेन अ बस और ट्रेन स्टार्ट्स टू मूव सडनली, द पैसेंजर सिटिंग इन इट फॉल्स बैकवर्ड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ठीक है, कि कोई भी बस है या ट्रेन है वो स्टार्ट हो रही है, कोई बस है या ट्रेन है वो स्टार्ट हो रही है, तो जो पैसेंजर हैं वो क्या करेंगे, वो बैकवर्ड फॉल करेंगे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. क्योंकि जैसे ही ट्रेन या बस स्टार्ट हुई तो जो बॉडी का अपर पार्ट था उनका, पैसेंजर्स की बॉडी का अपर पार्ट है वो मोशन में आ गया ट्रेन के साथ, ट्रेन की मोशन के साथ. बट जो उनके पैर हैं वो क्या है, वो रेस्ट पे ही रहना चाह रहे हैं. वो अपनी जो उनकी बॉडी है वो अपनी इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो वैसे ही रहना चाह रही है. तो इसलिए क्या होता है, दे फॉल बैकवर्ड. सिमिलरली इनर्शिया ऑफ मोशन में, जैसे सपोज अ मूविंग बस और ट्रेन सडनली स्टॉप्स, एकदम से स्टॉप होगी, तो बस के स्टॉप होने के साथ जो हमारे लेग्स हैं वो फ्लोर से टच हैं, तो वो एकदम से रेस्ट पे आ गए. बट जो हमारी बॉडी है वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से मोशन में ही रहना चाहती है, जिसकी वजह से वी फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. सिमिलरली इन डायरेक्शन ऑफ inertia of direction, we can protect yourself from rain by an umbrella because rain drops can't change its direction, it's on due to its inertia of direction. उनकी भी जो डायरेक्शन होती है वही होती है, वो अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करती. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इनर्शिया. अब कोई बॉडी है दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स पोजिशन बाय इटसेल्फ ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी कॉल्ड इनर्शिया. वो अपनी इस पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, चाहे वो रेस्ट पे है, चाहे वो मोशन में है, चाहे वो किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो अपनी पोजीशन में चेंज नहीं कर रही है बाय इटसेल्फ. तो उसकी पोजीशन में चेंज आएगा कैसे, तो उसकी पोजीशन में चेंज कैसे आएगा, उसकी पोजीशन में चेंज आएगा ड्यू टू फोर्स. उसको हमें मूव कराना है, हमें तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा. हमें बॉडी को स्टॉप कराना है तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा. हमें बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करना है तो भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो फोर्स है क्या, फोर्स इज अ पुश और पुल. फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, साइज एंड शेप ऑफ बॉडी. सपोज कोई बॉडी को फोर्स क्या है, पुश वाला फोर्स भी लगाते हैं हम किसी बॉडी को धकेल रहे हैं आगे को, दैट इज पुशिंग फोर्स, हम उसे पुश कर रहे हैं, और अपनी ओर खींच रहे हैं, दैट इज पुलिंग फोर्स. ठीक है, तो फोर्स क्या है, एक पुश को भी हम फोर्स कह देते हैं, एक पुल को भी हम फोर्स कह देते हैं. विच ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि वो फोर्स ज़रूरी नहीं है कि उसकी स्टेट को चेंज करे, वो स्टेट को चेंज कर भी सकता है, पर वो करने की कोशिश करता है. ठीक है, हो भी सकता है कि फोर्स अप्लाई किया और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना था कि उसके स्टेट को चेंज कर पाए. लेकिन अगर सपोज वो फोर्स हमने कम लगाया तो वो उसकी स्टेट को चेंज नहीं करेगा. लेकिन हमने फोर्स लगाया है, एक पुश हमने लगाया, एक पुल हमने लगाया, तो वो हम फोर्स कंसीडर करेंगे उसको. सो फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन एंड साइज और शेप ऑफ बॉडी. सपोज अगर हम एक टेबल पे फोर्स लगा रहे हैं और एक ट्रक पे फोर्स लगा रहे हैं, तो टेबल तो मूव हो जाएगी, बट ट्रक जो है, ट्रक मूव नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ट्रक को मूव कराने के लिए हमें फोर्स ज़्यादा चाहिए था, और जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड कम है. ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड ट्रक के हिसाब से, ट्रक एक मासिव बॉडी है, उसके मास के हिसाब से जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो बहुत कम है, तो वो मूव नहीं करेगा. लेकिन फोर्स तो हमने दोनों केसेस में लगाया ना, हमने पुश तो दोनों केसेस में किया. एक केस में तो फोर्स ने स्टेट को चेंज कर दिया, रेस्ट पे पड़ा था, टेबल को मूव करा दिया. लेकिन दूसरी स्टेट में, दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, जो ट्रक है वो रेस्ट का रेस्ट पे ही है, उसने अपनी स्टेट में चेंज नहीं आने दिया. तो फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड साइज और शेप ऑफ बॉडी. सिमिलरली देखो, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन,
अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, एक बॉल मूव कर रही है, आगे से हम हाथ लगा के या पैर लगा के उसे स्टॉप कर देते हैं तो वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या है, एक स्टॉप पे उसको हमने यूनिफॉर्म मोशन से रेस्ट पे लाने के लिए भी फोर्स लगाया, ठीक है। या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी हम कह लेते हैं कि अगर कोई बॉल हमने थ्रो की है, वो थोड़ी दूर जाके रुक जाती है, तो कोई ऐसा फोर्स है जो उस बॉल को स्टॉप कर रहा है, वो फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फोर्स और क्या करता है, फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या हैं। फोर्स एक बॉडी को रेस्ट से मूव करा सकता है, कोई बॉडी मूव कर रही है उसको स्टॉप कर सकता है। थर्ड फोर्स क्या करता है, फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एनी बॉडी। सपोज इस फोर्स को, और जो फोर्स बॉडी की शेप को चेंज करता है उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। इसका एक बहुत ही इजी एग्जांपल मैं दे रही हूँ। जैसे आटा गूंथते हैं, आटा गूंथते हुए क्या करते हैं, हम फोर्स लगाते हैं और उसकी शेप जो है वो चेंज होती रहती है। सिमिलरली हम छोटे होते क्ले के साथ खेलते होते थे, क्ले से हम कैसे मर्जी उसको शेप में चेंज कर लेते थे, तो वो फोर्स जो उसकी शेप को चेंज करने के लिए यूज़ हो रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। और वो फोर्स क्या है, वो किसी की शेप में भी चेंज ला सकता है, साइज में भी चेंज ला सकता है, ठीक है। तो ये है फोर्स। फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन और साइज और शेप ऑफ बॉडी। इज इट क्लियर। नेक्स्ट अब फोर्स को कैसे मेजर करेंगे, फोर्स की यूनिट क्या होगी। फोर्स की यूनिट क्या होगी, जैसे हर एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है, सिमिलरली फोर्स की भी यूनिट होगी, ठीक है। हर एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है। जैसे मास की हम क्या लेते हैं, किलोग्राम लेते हैं। हमने कोई दूध लिया, कितने लिया, लीटर में लिया। वाटर को हम लीटर में मेजर करते हैं, लिक्विड वाली चीज़ों को, ठीक है। तो हर एक चीज़ की कोई ना कोई यूनिट है। सिमिलरली फोर्स की भी यूनिट है। तो फोर्स की जो SI यूनिट है उसको हम न्यूटन लेते हैं, ठीक है। और जो CGS यूनिट है फोर्स की, वो क्या होती है, डाइन होती है। SI यूनिट न्यूटन होती है, CGS यूनिट फोर्स की होती है डाइन, एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। न्यूटन और डाइन में ये रिलेशन होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है MLT-2। ये कहाँ से निकला, F इज इक्वल टू M में फॉर्मूला होता है, अभी आएगा सेकेंड लॉ में। तो मास यहाँ पे क्या है M, एक्सेलरेशन क्या होता है LT-2। तो यहाँ से हमारे पास फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, MLT-2। इज इट क्लियर। तो फोर्स की यूनिट कौन सी हुई, फोर्स की हमारे पास CGS यूनिट होती है डाइन, SI यूनिट होती है न्यूटन, और 1 न्यूटन, न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। यहाँ से कई बार ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है, F इज इक्वल टू M में होता है। मास सपोज 1 किलोग्राम है, तो एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तब फोर्स कितना होगा, 1 न्यूटन। के डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन करो। तो 1 न्यूटन फोर्स क्या होगा, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी ऑफ 1 kg, या फोर्स रिक्वायर्ड टू produce the acceleration of 1 meter per second square in the body of 1 kg is known as 1 न्यूटन फोर्स। 1 न्यूटन फोर्स क्या होगा कि 1 किलोग्राम की बॉडी ली है, उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वो फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, 1 न्यूटन फोर्स। ये सब हमने किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर SI में यूज़ किया है, तो यहाँ पे फोर्स की SI यूनिट आई न्यूटन। सिमिलरली अगर हम मास ले लें ग्राम में और एक्सेलरेशन क्या आएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो फोर्स क्या आ जाएगा, 1 डाइन। तो अब यहाँ से 1 डाइन की डेफिनेशन क्या बनेगी, द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द बॉडी ऑफ 1 ग्राम is known as 1 dyne. So this is about Newton and dyne. What is Newton, what is dyne, and what is the relation between them? रिलेशन हमने इसका कैसे लिखा देखो,
1 न्यूटन हमने लिखा था 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। 1 किलोग्राम 10⁻³ ग्राम होता है। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है 10⁻² सेंटीमीटर। 1 मीटर 10⁻² सेंटीमीटर होता है, तो ये क्या आएगा 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। और ये हमारे पास क्या होता है डाइन। तो 1 न्यूटन किसके इक्वल आ गया 10⁵ डाइन। So 1 Newton will be equal to 10⁵ dyne. So this is all about force and its unit. Now forces कितने टाइप के होते हैं? How many type of forces are there? So first of all contact forces. कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं? कोई दो बॉडी एक्चुअली कॉन्टैक्ट में है आपस में और उस पर फोर्स लग रहा है, तो उन फोर्सेस को कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, एक दूसरे पे वो फोर्स लगा रही हैं। जैसे टेंशन फोर्स है, हमने एक रोप से कोई मास लटका दिया, वो मास नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और उस नीचे वाले फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक टेंशन प्रोड्यूस होगा रोप में टी। तो वो जो है वो एक कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, दो बॉडी एक्चुअली कॉन्टैक्ट में है जब फोर्स लग रहा है। ठीक है, एक होता है इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है? जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करता है, जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स, विच एक्ट्स ऑन द बॉडी फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम एंड प्रोड्यूसेस लार्ज मोमेंटम प्रोड्यूस करे। इसके लिए भी मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। देखो, सपोज ये कोई रोप ली हमने, इस पे कोई बॉडी हमने यहाँ पे अटैच कर दी, यहाँ पे ये बॉडी अटैच कर दी। अब इस पोजीशन पे क्या इसमें टेंशन होगी? नहीं टेंशन होगी, क्योंकि रोप की अभी लेंथ तो पूरी हुई नहीं, और ऊपर से इस पोजीशन पे क्या करेंगे, बॉडी इसको ग्रेविटी नीचे की तरफ लाएगी, तो ये बॉडी क्या होएगी नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, सेकंड पोजीशन में इसकी बनाती हूँ, ये इस पोजीशन पे आ गई। अब लेंथ इसकी ये एल कंप्लीट होगी, इससे ज़्यादा लेंथ इस रोप की इंक्रीज नहीं हो सकती। अब तो ये जो यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी थी बॉडी के पास कोई। ठीक है, अब जब वो इस पोजीशन पे आ गई, तो इस पोजीशन पे आके उसकी वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा वो नीचे और मूव नहीं कर पाएगी। इतनी ही जो रोप थी वो एक्सटेंड, रोप की लेंथ इतनी है तो वो यहाँ तक ही आ सकती थी, इससे ज़्यादा लेंथ जो है वो नहीं बढ़ सकती रोप की, तो वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। यानी कि वेलोसिटी v से एकदम 0 आई बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल में, तो मोमेंटम में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो एकदम जो मोमेंटम में चेंज आया है इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये जो फोर्स होगा यहाँ पे, जो टेंशन फोर्स प्रोड्यूस होगा, वो एक टाइम के लिए क्या होगा, इम्पल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, तो इम्पल्सिव फोर्स क्या है? इम्पल्सिव फोर्स क्या है कि द फोर्स विच एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, दैट इज नॉन एज impulsive force, and it produces the change in momentum, large change in momentum. It is called impulsive force. नेक्स्ट इज देखो क्या है नेक्स्ट, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नॉन एज लीनियर मोमेंटम। इसको और भी बोल सकते हैं कि कितनी मोशन बॉडी में प्रेजेंट है, ये वो मेजर करती है कि कितनी मोशन बॉडी में है, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। टोटल अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम, एंड न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी, ये जो लीनियर मोमेंटम है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो लीनियर मोमेंटम जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी यूनिट क्या बनेगी? मास की यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या बन गई? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।
और इसकी CGS यूनिट का बनेगी मास ग्राम में, वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसकी CGS यूनिट बन गई ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज ऑल अबाउट मोमेंटम। डायमेंशन फॉर्मूला इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, mLT माइनस 1, मास का m, वेलोसिटी का LT माइनस 1। और मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, सो इट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्ट रिलेशन है इन दोनों में। सो दिस इज मोमेंटम। नेक्स्ट इज इम्पल्स। इम्पल्स मैंने अभी बताया, इम्पल्स फोर्स क्या है, इम्पल्स क्या है, फोर्स इनटू टाइम। और ये फोर्स कैसा है, इम्पल्सिव फोर्स है जो थोड़े टाइम के लिए एक्ट हुआ है। इम्पल्सिव फोर्स बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट होता है, लेकिन उस शॉर्ट टाइम में इतना मोमेंटम में चेंज आ जाता है कि वो उस फोर्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। तो इम्पल्स क्या होगा, फोर्स इनटू टाइम। और जो इम्पल्स है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये एक इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम होगी, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ी होगी आप लोगों ने 11th क्लास में, वहाँ से आया है। जो इम्पल्स है वो क्या, किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। SI यूनिट क्या होगी इसकी, SI यूनिट देखो, फोर्स की क्या होती है न्यूटन, टाइम की क्या होती है सेकंड, तो इम्पल्स की क्या होगी न्यूटन सेकंड। और डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का होगा mLT माइनस 2 और टाइम का t, तो क्या आएगा mLT माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। तो इसका क्या बनेगा mLT माइनस 1, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा। फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इम्पल्स भी कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। थोड़ा सा फास्ट स्टडी करते हैं आप, क्योंकि ये पूरा लॉज ऑफ मोशन हमें आज रिवाइज करना है, उसके बाद कल से वी विल स्टार्ट इट्स क्वेश्चंस। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, देखो न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे मोशन के लिए। फर्स्ट लॉ जो फर्स्ट लॉ है वो क्या होता है कि अ बॉडी कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट, कि कोई भी बॉडी है वो अपनी स्टेट में चेंज नहीं आने देती जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। और इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्योंकि इनर्शिया प्रॉपर्टी भी यही होती है कि वो इनर्शिया प्रॉपर्टी क्या होती है कि बॉडी अपनी स्टेट में चेंज ना आने दे। तो दिस इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके एग्जाम्पल्स भी है, व्हेन अ कारपेट इज और ब्लैंकेट इज बीटन विद स्टिक डस्ट पार्टिकल सेपरेट आउट फ्रॉम इट, कि जब हम उसे बीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो डस्ट पार्टिकल हैं वो कारपेट तो मोशन में आ गया, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है दे वांट टू रिमेन एट रेस्ट सो दे फॉल डाउन। सिमिलरली इफ अ मूविंग व्हीकल सडनली स्टॉप देन द पैसेंजर इनसाइड द व्हीकल बेंड आउटवर्ड, कि जो मूविंग व्हीकल है वो एकदम से स्टॉप हो गया, तो जो उस पर पैसेंजर बैठा है वो दैट वांट्स टू रिमेन इन मोशन, सो वो आउटवर्ड बेंड हो जाता है। ठीक है, ये कुछ लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल है। नेक्स्ट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, F is equal to dp by dt. The rate of change of momentum is proportional to applied force and change in momentum takes place in the direction of applied force. Change in momentum जो है किस डायरेक्शन में होगा, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में होगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज भी आएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो d by dt, मोमेंटम हमें पता है mv होता है, m कांस्टेंट होता है, डेरिव इससे बाहर आ जाएगा तो m dv by dt आ जाएगा। सो इट विल कम आउट टू बी m इंटू a। dv by dt क्या होता है a, तो फोर्स क्या आ गया हमारे पास m में। तो न्यूटन सेकेंड लॉ हम ये भी बता सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, एंड हम ये भी बता सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन
ये भी क्या है, मोमेंटम है। ठीक है, दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, टू एवरी फोर्स देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बोथ एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स जो होते हैं वो दो अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। सपोज हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, तो वो बॉडी हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, दैट इज कॉल्ड एक्शन फोर्स, और वो बॉडी हम पे वापस से फोर्स लगा रही है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। लेकिन ये जो फोर्स है ये अलग अलग बॉडी पे लग रहा है। एक फोर्स तो हमने उस बॉडी पे लगाया और दूसरा फोर्स उस बॉडी ने जो हम पे लगाया। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हमेशा टू बॉडीज पे एक्ट करते हैं, और अगर वो एक ही बॉडी पे एक्ट करते तो नेट फोर्स 0 हो जाता। ठीक है, और एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है वो सेम इंस्टेंट पे एक्ट करते हैं, इन पे टाइम लैग नहीं होता। जैसे ही एक्शन फोर्स आएगा सिमिलर सेम टाइम पे रिएक्शन फोर्स भी आ जाता है। ठीक है, मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं, F12 वेक्टर, इसके ऊपर वेक्टर आएगा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू F21 वेक्टर, और डायरेक्शन देखो माइनस में ली हुई है यहाँ पे, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। मैथमेटिकली हम एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस को इस टाइप से लिखते हैं। F12 क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड बॉडी, और ये क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। तो ये दोनों जो फोर्सेस हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसलिए यहाँ पे हमने कैसा साइन लगाया है, नेगेटिव साइन। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे स्विमिंग बिकम्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसे हम स्विम कर रहे हैं तो हम पानी को पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, और वो जो वाटर है वो हमें आगे की तरफ फॉरवर्ड पुश कर रहा है, जिसकी वजह से हम स्विम कर पा रहे हैं। तो ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस की वजह से ही है। सेकेंड, जंपिंग ऑफ मैन आउट ऑफ फ्रॉम अ बॉटम इनटू द बैंक ऑफ रिवर। एक बोट से कोई मैन जंप कर रहा है, तो वो जैसे ही जंप कर रहा है तो वो बोट पे एक बैकवर्ड फोर्स लगा रहा है, और वो जो बोट है वो उस पर एक फॉरवर्ड फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से वो आगे को जंप कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसमें, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट इज मॉडर्न वर्जन ऑफ दिस लॉ क्या है, अ बॉडी कंटिन्यू इन इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस एक्टेड बाय अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पे एक टर्म यूज़ कर दी हमने, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। ये क्यों यूज़ की, क्योंकि अगर बैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्सेज होंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। नेट फोर्स अगर 0 हो गया, F इज इक्वल टू एम में, नेट फोर्स अगर 0 हो गया तो मास तो 0 हो नहीं सकता, एक्सेलरेशन 0 होगी। एक्सेलरेशन 0 है यानी कि dv/dt 0 है, यानी कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि बॉडी या तो रेस्ट पे है, मूव ही नहीं कर रही, या फिर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है अगर उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहे हैं। अगर उस पर बैलेंस्ड फोर्स लग रहे हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स है तो कुछ ना कुछ फोर्स की वैल्यू आएगी तो बॉडी मूव करेगी। ठीक है, सेकेंड है, फोर्सेज ऑलवेज ऑकर इन पेयर। इफ अ बॉडी ए एक्सर्ट अ फोर्स ऑन बॉडी बी एंड इक्वल बट अपोजिट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय बॉडी बी ऑन बॉडी ए, वही सेम एक्शन रिएक्शन वाला है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस पे भी बहुत से न्यूमेरिकल आ जाते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे कहता क्या है कि जो इनिशियल मोमेंटम है वही फाइनल मोमेंटम होगा। कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को कंजर्व करके रखना। ठीक है, जितना पहले मोमेंटम का था उतना ही मोमेंटम बाद में होगा। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, या हम कह दें कि टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या मीनिंग होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेट। वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, W इज इक्वल टू mg। ठीक है, वेट क्या है, वेट वो फोर्स है जिससे एक मास को जो अर्थ है वो फोर्स लगा रही है। ठीक है, अर्थ फोर्स लगा रही है किसी बॉडी पे और उसको अपनी ओर खींच रही है, तो वो कितना फोर्स लगा रही है अर्थ, उसको हम कह देते हैं वेट। ठीक है, अब इसमें 2-3 आगे कंडीशंस आती हैं। apparent weight in a lift, apparent weight in lift,
कि व्हेन अ लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, लिफ्ट जो है या तो वो रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी 0 है, ठीक है, या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो dv/dt 0 होगा, v अगर कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, यानी कि एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी कि फोर्स 0 होगा, ठीक है। तो ये बॉडी पे क्या है, नीचे की डायरेक्शन में इसका वेट mg लग रहा है, ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा r, तो r जो है वो mg के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बॉडी रेस्ट पे, जो एलिवेटर है वो रेस्ट पे है या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसमें जो लिफ्ट है वो हमने एलिवेटर के ऊपर रखी हुई है, एलिवेटर एक बार हम रेस्ट पे है ये सिचुएशन ले रहे हैं, सेकंड सिचुएशन में वो ऊपर जा रहा है, थर्ड सिचुएशन में वो नीचे आ रहा है। तो ये 2-3 कंडीशंस है जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, लिफ्ट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है। अगर लिफ्ट ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है तो ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन हमारे पास आ रही है a, ठीक है। ये बॉडी है, बॉडी पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है r। तो इसकी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, देखो बॉडी जो बॉडी है या जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा होगा तो r और mg में से r ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू mg, तो r माइनस mg लिखेंगे हम। और ऊपर की तरफ जो नेट फोर्स लग रहा है एक्सेलरेशन a की वजह से वो क्या होगा m में, तो m में जो होगा वो r माइनस mg के इक्वल होगा। और r क्या आ जाएगा ma प्लस mg, और r क्या आ जाएगा m ब्रैकेट में g प्लस a। तो यहाँ पे जो नेट अपेरेंट वेट आएगा वो हमें बड़ा हुआ फील होगा जब हम लिफ्ट में लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है, जैसे हम फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे जा रहे हैं, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा वेट हमें बड़ा हुआ फील होता है, हैवी सा फील होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि ऊपर की तरफ लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही होती है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करने की वजह से एक और कंपोनेंट ma नेक्स्ट है व्हेन अ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन क्या है a है, तो नीचे की तरफ जा रहे हैं तो mg ज़्यादा होगा, mg माइनस r जो होगा वो ma के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और mg माइनस a जो r है वो क्या आ जाएगा mg माइनस a। जब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तो नीचे वाला कंपोनेंट mg ज़्यादा होगा तो mg माइनस r आएगा, और नेट फोर्स क्या होगा ma होगा, तो यहाँ से mg माइनस a जो r होगा वो इसके इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है, अगर जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है, इफ़ द लिफ्ट इज़ फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, अगर लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह g आ जाएगा, तो g माइनस जी 0, तो जो नेट रिएक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा 0। और ये वो कंडीशन होगी जब हमें वेटलेस वाली कंडीशन फील होगी, ठीक है। कोई भी जैसे दो सरफेस है, जैसे एक सरफेस है उसके ऊपर कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है तो उस पर आगे की तरफ फोर्स लग रहा है F, तो वो उस फोर्स की वजह से बॉडी मूव कर रही है। जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट होगी वैसे ही एक फोर्स पीछे की डायरेक्शन में एक्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमेशा एक अपोजिंग फोर्स है, एक अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है फ्रिक्शन फोर्स, और हमेशा टेंजेंशियल फोर्स है, टेंजेंट की डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज अ टेंजेंशियल फोर्स दैट एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, एंड इसका रोल क्या है, इट स्टॉप्स द मूविंग बॉडी, या बॉडी को मूव नहीं करने दे रहा। अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो उसको स्टॉप करा रहा है, अगर बॉडी, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन है फ्रिक्शन का। तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन, जो मोशन को अपोज करता है, दैट फोर्स इज नॉन एज फ्रिक्शन, एंड इट एक्ट्स पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। ये कॉन्टैक्ट सरफेसेस में हमेशा पैरेलल एक्ट करता है, सरफेस के पैरेलल एक्ट करता है या टेंजेंशियली एक्ट करता है, ठीक है। और ये प्रोड्यूस कैसे हुआ, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड द बॉडी ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो जो सरफेस जिस पे कोई बॉडी मूव कर रही है, हमें वो ऐसे प्लेन सरफेस शो होता है, ठीक है।
हमें वो एक प्लेन सरफेस शो होता है बाय नेक्ड आई, पर एक्चुअली में वो प्लेन नहीं होता, वो क्या होता है, ऐसे कुछ उसमें बम्प्स होते हैं, इर्रेगुलर सरफेस होता है। इर्रेगुलर सरफेस होता है तो अब जैसे कोई बॉडी यहाँ से मूव होना स्टार्ट हुई है बॉल, ठीक है, तो अब वो यहाँ से मूव होना स्टार्ट कर रही है, वो स्मूथली चल रही है, उसके बाद वो यहाँ पे आई, अब यहाँ पे आके वो फंस गया, अब उसको निकालने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिएगा, ठीक है, तो ये इसकी वजह से जो पीछे की तरफ जो फोर्स आ रहा है उस फोर्स को हमने बोला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये बॉडी को अपोज कर रहा है, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्यों आया, ड्यू टू इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस। सिमिलरली अब ये बॉडी यहाँ से निकल गई, फिर यहाँ पे फंस जाएगी, फिर उसको निकालने के लिए हमें एक फोर्स की ज़रूरत होगी। तो ये जो बम्प्स आ रहे हैं इसकी वजह से, ये जो इरेगुलरिटीज़ आ रही है सरफेस पे, इसकी वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ नॉन एज फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा, और स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन ज़ीरो होगा, स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन के भी अपने एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। हम एक पेपर और पेन पे लिख पा रहे हैं, ठीक है, क्यों लिख पा रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से लिख पा रहे हैं, ठीक है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो वो पेन सीधा चलता ही रहता, वो कहीं रुकता ही ना, ठीक है। अब इसके एडवांटेज भी है, जैसे ये एडवांटेजेस ही हैं, हम फ्लोर पे चल पा रहे हैं, वो फ्रिक्शन की वजह से ही चल पा रहे हैं। जहाँ पे थोड़ा स्लिपरी सरफेस होता है, ठीक है, स्मूथ सरफेस होता है, वहाँ पे क्या होता है, हम फिसल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता। तो फ्रिक्शन की एब्सेंस की वजह से कितना कुछ हो जाता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन की अपने आप में एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। और फ्रिक्शन जो है अब टू टाइप्स का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन देखो क्या है कि कोई बॉडी रेस्ट पे है, हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और उतना ही उस बॉडी पे पीछे की डायरेक्शन में एक फोर्स होगा। ये बॉडी है, इस पर हम फोर्स कैपिटल F अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हम पहले 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी नहीं मूव कर पा रही, हम फिर 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी फिर भी नहीं मूव कर पा रही। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है तभी तो वो बॉडी को मूव नहीं करने दे रहा, ठीक है। तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब बॉडी स्टैटिक कंडीशन में है उस टाइम जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉन एज स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब 1 न्यूटन अप्लाई किया, बॉडी नहीं मूव की, 2 न्यूटन अप्लाई किया, बॉडी नहीं मूव की, अब मैं 5 न्यूटन अप्लाई कर देती हूँ, बॉडी मूव करनी स्टार्ट हो जाती है। तो 1 न्यूटन जब हमने अप्लाई किया, इसको बैलेंस करने के लिए ये जो पीछे वाला फोर्स है ये भी 1 न्यूटन हो गया, ये 2 न्यूटन अप्लाई किया तो ये पीछे वाला भी 2 न्यूटन हो गया। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जैसे ही मैंने 5 न्यूटन लगाया तो वो बॉडी एकदम मोशन में आने लग गई, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी बड़ी होगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जिसके बाद बॉडी मोशन में आ जाती है फ्रिक्शनल फोर्स की, वो मैक्सिमम वैल्यू उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये स्टैटिक था और लिमिटिंग था, जब तक बॉडी रेस्ट पे थी ये स्टैटिक फ्रिक्शन था, और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जिसके बाद बॉडी मूव करने लग जाएगी दैट इज नॉन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू म्यू आर, जहाँ पे म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये भी हम म्यू एस और म्यू के 2 टाइप के लिखते हैं, अभी मैं बताऊंगी। इससे पहले काइनेटिक फ्रिक्शन डिस्कस कर लेते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, जब बॉडी मूव कर रही है उस टाइम जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है उस बॉडी को स्टॉप कराने के लिए कि उसको मूव ना करने दे, वो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज नॉन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पे म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू के हम लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू एस वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे हम स्टैटिक फोर्स की बात करेंगे, म्यू के हम वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे, ठीक है। और फ्रिक्शन का फॉर्मूला बेसिकली म्यू इंटू आर ही होता है। अगर ये स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है तो ये एस आ जाएगा, अगर ये काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है तो ये म्यू के आर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन। और अब काइनेटिक फ्रिक्शन देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन भी 2 टाइप का होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है कि बॉडी जो है
जब स्लाइड करके आ रही है, जब बॉडी स्लाइड कर रही है, रोल नहीं कर रही, तब जो फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब बॉडी रोल कर रही है तो तब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा वो क्या होगा, रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे एक बॉल है, बॉल मूव कर रही है तो वो आगे को भी जा रही है और वो अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व भी कर रही है, तो उसको बोलेंगे हम रोलिंग फ्रिक्शन, वो रोल होके आ रही है। अगर हम फ्लैट बॉडी को करेंगे, फोर्स लगाएंगे तो वो स्लाइड करेगी, वो रोल नहीं करेगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है स्लाइड और रोल में। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा लेस देन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो बॉडी को रोल करवाना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू उसको स्लाइड करवाना। इसके बाद एक टर्म हम यूज़ करते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, देखो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है अल्फा। तो अगर हम इस पे बॉडी रखें, कोई बॉडी रखेंगे, अब वो नीचे को आ रही है या नहीं आ रही है वो डिपेंड करता है इस एंगल अल्फा पे। तो जो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है अल्फा की मिनिमम वैल्यू कि ये बॉडी नीचे ना आ पाए, उस पर स्टैटिक पोजीशन पे रहे, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अगर अल्फा की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हुई उससे एंगल ऑफ रिपोज से, तो ये बॉडी क्या करेगी, नीचे को मूव करना स्टार्ट कर देगी। सो दिस इज एंगल ऑफ रिपोज। और इसमें एक रिलेशन होता है म्यू एस इज इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट होता है वो tan अल्फा के इक्वल होता है। और एक ये भी होता है, देखो म्यू जो है वो tan थीटा के इक्वल भी होता है, जहाँ पे थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, और म्यू जो होता है वो tan अल्फा के इक्वल भी होता है, जहाँ एंगल ऑफ अल्फा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है। तो यहाँ से इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो थीटा हमारे पास अल्फा के इक्वल होता है। ये दोनों में रिलेशन होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन में और एंगल ऑफ रिपोज में। इज इट क्लियर? थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ क्योंकि वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर पीजीटी। सो हमें न्यूमेरिकल सेक्शन भी करने हैं आगे, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करा रही हूँ इसको। मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन पे कैसे मोशन होती है अब ये देख लो थोड़ा सा। देखो ये एक सरफेस है, ये कोई भी बॉडी पड़ी है, तो इस पे जो वेट है इसका वेट जो है mg वो नीचे को एक्ट करेगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी हम थीटा लेते हैं, तो mg का एक कंपोनेंट तो आ जाएगा mg कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, mg साइन थीटा आ जाएगा इस डायरेक्शन में, और ये नॉर्मल फोर्स लगता है इस पे ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, अब बॉडी पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है तो इस डायरेक्शन में लग जाएगा। बॉडी अगर ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की डायरेक्शन में ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ होने वाला है। ये हम न्यूमेरिकल सेक्शन जब करेंगे उसमें मैं डिस्कस कर लूँगी, जब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अभी जो यहाँ पे बताने वाली चीज़ है कि बॉडी ऊपर को जा रही है तो एक्सेलरेशन कितनी है। देखो यहाँ पे जो यहाँ पे नॉर्मल कंपोनेंट है, यहाँ पे जो ये ऐसे r शो हो रहा है, ये किसके इक्वल हो रहा है, mg कॉस थीटा के इक्वल शो हो रहा है। तो जो r है उसकी वैल्यू कितनी होगी, mg कॉस थीटा के इक्वल होगी। ठीक है, नेट फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की तरफ हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं ताकि ये नीचे की डायरेक्शन में आए। नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो एक स्मॉल f ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, जिसको हमने बोला फ्रिक्शनल फोर्स। तो नेट फोर्स हमारे पास क्या होगा, नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स है mg साइन थीटा, ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स है F, और बॉडी कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो ये mg साइन थीटा ज़्यादा होगा। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, mg साइन थीटा माइनस F, और वो किसके इक्वल होगा, कैपिटल F के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो F क्या होता है, ma के इक्वल होता है, mg साइन थीटा माइनस f क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू आर के इक्वल होता है, म्यू और r की वैल्यू, r को कौन बैलेंस करेगा, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट mg कॉस थीटा।
तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, एम से एम कैंसल आउट हो जाएगा बोथ साइड, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो जब कोई बॉडी ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे है और उसको हमें नीचे की ओर लेके आना है, हम फोर्स लगा रहे हैं नीचे की तरफ, नीचे को लाने के लिए, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन होगी नीचे को बॉडी को लाने के लिए। तो नीचे को बॉडी को लाने के लिए फोर्स क्या लगेगा, यहाँ दोनों साइड एम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स निकल जाएगा। अब नीचे को लाने के लिए तो यहाँ पे माइनस साइन लग रहा है, अगर हम किसी बॉडी को ऊपर को लेके जाएंगे तो यहाँ टर्म्स चेंज हो जाती है, माइनस की जगह प्लस साइन आ जाता है, ठीक है। बॉडी ऊपर को जाएगी तो क्या होगा, माइनस की जगह प्लस साइन आ जाएगा। जा रही है तो क्या होगा, ऊपर की तरफ लेके जाना है तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा एफ, और फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ लगेगा स्मॉल एफ नीचे की तरफ, और एम जी कॉस थीटा साइन थीटा उसी सिमिलर वैसे ही लगेंगे। तो यहाँ पे आर को कौन बैलेंस कर रहा है, यहाँ आर को देखो कौन बैलेंस कर रहा है, एम जी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है, तो आर किसके इक्वल आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे जो फोर्स है वो कैपिटल एफ है, नीचे की डायरेक्शन में फोर्स क्या है, स्मॉल एफ है, और नीचे की डायरेक्शन में ही एम जी साइन थीटा कंपोनेंट भी है। तो जो ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ प्लस एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस स्मॉल एफ क्या था, फ्रिक्शनल फोर्स था, तो एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर, तो म्यू और आर को बैलेंस करने के लिए एम जी कॉस थीटा था वो लिखा, तो एम जी कॉमन आ गया तो क्या आ गया, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो जब हम बॉडी को ऊपर को लेके जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस आएगा, जब हम बॉडी को नीचे को लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। सिर्फ इतना चेंज यहाँ पे होने वाला है इसमें। इसके बाद हमारे पास एक दो टॉपिक और हैं, ठीक है। जैसे हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम अगर आ जाती है हमारे पास, तो इसमें क्या होगा, देखो एक ये हमने काट लिया है, ठीक है, और यहाँ पे हॉर्स है, ये मैंने ऐसे बना दिया। तो ये जो हॉर्स है ये नीचे को इंक्लाइन डायरेक्शन में इधर फोर्स लगाएगा एफ, और उस अर्थ पे, और अर्थ जो है वो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी ऊपर की तरफ को आर। तो ये आर जो है इसको हमने दो कंपोनेंट एच और वी में रिजॉल्व कर लिया। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में एच आया, ऊपर की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट वी है, तो इस v को तो mg बैलेंस कर लेगा, नीचे जो mg क्या है, जो उसका कैपिटल mg आएगा, सॉरी यहाँ पे जो हॉर्स का वेट है इसको v जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो बैलेंस कर लेगा। तो हॉर्स पे जो नेट फोर्स है वो आगे की डायरेक्शन में क्या है, सिंपल एक h रहता है, और पीछे यहाँ पे रोप लगी हुई है, कार्ट और हॉर्स को रोप से बांधा हुआ है, तो यहाँ पे टेंशन है रोप में। तो अगर हम हॉर्स की इक्वेशन ऑफ मोशन निकालें तो हमारे पास क्या आएगी, आगे की डायरेक्शन में फोर्स h है, पीछे की डायरेक्शन में t है, तो क्या आएगी, देखो h माइनस टी इज इक्वल टू m में आएगी, ठीक है। नेट हॉर्स आगे को मूव कर रहा है तो h वाला कंपोनेंट ज़्यादा होगा, तो h माइनस टी इज इक्वल टू m में आ जाएगी। हॉर्स का मास कैपिटल M है इसलिए मैंने यहाँ कैपिटल M लिया। अगर हम कार्ट की तरफ देखें तो कार्ट भी आगे को मूव कर रहा है, तो आगे को उस पर भी दो फोर्सेज हैं, एक तो टेंशन फोर्स है, एक फ्रिक्शनल फोर्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, आगे की डायरेक्शन में t, पीछे की डायरेक्शन में f, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, t माइनस एफ, और वो किसके इक्वल होगा, ma के इक्वल। इसका मास जो कार्ट का मास है वो स्मॉल m है, तो किसके इक्वल होगा, वो स्मॉल m के इक्वल होगा, तो t माइनस एफ ma के इक्वल आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t से t कैंसल आउट हो जाएगा, तो h माइनस एफ हमारे पास m प्लस m a के इक्वल आ जाएगा, और इस सिस्टम की जो एक्सेलरेशन आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, h माइनस एफ डिवाइड बाय m प्लस m। तो अगर हॉर्स और कार्ट वाली कोई प्रॉब्लम आती है उसमें एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आती है, h माइनस एफ इज इक्वल टू m प्लस m। सिमिलरली एक मास पुल्ली प्रॉब्लम भी हमारे पास आ जाती है, एक पुल्ली है, दो मास लटकाए हुए इधर इधर दोनों साइड से, इधर वाला जो है नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है विद एक्सेलरेशन a,
और इसका जो मास है वो कैपिटल एम है, नीचे को वेट लग रहा है कैपिटल एम जी। रोप है ये ऐसे, तो ये रोप पे ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन लग रही है टी, इधर से भी इधर की साइड से भी टेंशन भी इक्वल एंड अपोजिट होती है। यहाँ पे इसका मास स्मॉल एम है, तो इस पे वेट नीचे को लग रहा है स्मॉल एम जी। यहाँ से एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ रही है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। अब इसमें भी दोनों मासेस की इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने ये कैपिटल एम वाले की लिखी। अब कैपिटल एम वाले में क्या हो रहा है, एम जी जो है वो जो मास कैपिटल एम है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो एम जी फोर्स ज़्यादा होगा, तो एम जी माइनस टी जो है वो नेट फोर्स एम ए के इक्वल आ गया। सिमिलरली हमने छोटे वाले मास के लिए इक्वेशन लिखी। छोटे वाला मास जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो टेंशन है वो उसे खींच रही होगी रोप में, तो टी ज़्यादा होगा, तो टी माइनस एम जी स्मॉल एम ए के इक्वल आ गई। फर्स्ट वाला जब मैंने ये फर्स्ट वाली लिखी है तो यहाँ कैपिटल एम यूज़ किया है क्योंकि इस वाली की बात कर रहे थे। सेकंड वाले में हम स्मॉल मास की बात कर रहे थे, तो मैंने स्मॉल एम यूज़ किया है। उसके बाद क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, तो क्या आ गया हमारे पास, टी से टी कैंसल आउट हो जाएगा, एम जी माइनस स्मॉल एम जी बचेगा, इधर एम ए प्लस स्मॉल एम ए, और एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एम माइनस एम, यहाँ से जी कॉमन आ जाएगा इन दोनों टर्म्स में से, तो एम माइनस एम, जी बाहर, डिवाइड बाय एम प्लस एम। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा मास पुल्ली प्रॉब्लम में। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स में ये दो फॉर्मूले यूज़ होंगे हमारे लिए। ऑलमोस्ट मैंने लॉज ऑफ मोशन का कंप्लीट करा दिया, फिर भी अगर कोई टॉपिक रह गया होगा तो वो हम नेक्स्ट सेक्शन में कंप्लीट कर लेंगे, जब न्यूमेरिकल करेंगे उसके साथ ही कर लेंगे। तो थ्योरी पार्ट इसका हो गया है, न्यूमेरिकल पार्ट जो है या एमसीक्यूज जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप इट इज़ ऑल क्लियर टू यू and you will like the session, and if you like this video please like and share the video and subscribe the channel. Thank you.